नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन लेकर हाजिर हूं आपका बेहद पसंदीदा शो खबर दिन भर। खबर दिन भर में तमाम उन अहम खबरों पर डालेंगे नजर जो आज महत्वपूर्ण खबरें रही हैं। 5 कौन सी अहम खबरें हैं, जल्दी से फटाफट आपको बता देते हैं। 5 अहम खबरों में सबसे पहले हम रनवे की गूंज की बात करेंगे। शाहजहांपुर की शांत फिजाओं में अचानक गूंज उठी राफेल और मिराज की गरज। आसमान से फाइटर जेट जमीन को छूते और फिर बिजली की रफ्तार से उड़ते नजर आए। गंगा एक्सप्रेसवे अचानक रणभूमि सा क्यों दिखने लगा? क्या कोई इमरजेंसी है या फिर कोई बड़ी तैयारी चल रही है? दरअसल पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत का जमीन पर ऐसा प्रदर्शन किया जिसने हर किसी को चौंका दिया है। राफेल, मिराज और जगुआर जैसे 15 फाइटर जेट्स ने यहां पर टच एंड गो लैंडिंग की और अब रात को भी जबरदस्त नाइट लैंडिंग की जा रही है। देश में अपनी अलग तरह की ये पहली, तो आखिर इस ऑपरेशन के पीछे पूरी रणनीति क्या है, आगे पूरी खबर आपको बताएंगे। दूसरी अहम खबर क्या है वो आपको बताते हैं। बात चुन चुनकर मारेंगे के करते हैं, क्योंकि भारत अब आतंकवाद को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए निर्णायक कदम उठाने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एक बड़े और कड़े और सख्त बयान उन्होंने दिया है और कहा है हर आतंकी को चुन चुनकर मारा जाएगा। उन्होंने ये चेतावनी दी है कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। शाह ने यह संदेश पाकिस्तान सहित सभी आतंकवादी संगठनों को दिया है। आखिर शाह के संदेश का क्या मतलब है, बताएंगे आपको इस पर पूरी खबर आखिर। इसके अलावा बात तीसरी खबर की करेंगे। तीसरी खबर दरअसल मोदी के इशारे की है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के खिलाफ एक और तीखा तंज कसा है? केरल के तिरुवनंतपुरम में विजिनजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से कहा, आप इंडिया ब्लॉक के मजबूत स्तंभ हैं और शशि थरूर भी यहां बैठे हैं। आज के कार्यक्रम से कई लोगों की नींद उड़ने वाली है। आखिर प्रधानमंत्री ने किसकी ओर इशारा किया है, प्रधानमंत्री के कहने का तात्पर्य क्या था, बताएंगे आपको डिटेल इस खबर पर भी। इसके अलावा चौथी अहम खबर का जिक्र करें, पानी पर तकरार की करेंगे, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के बीच पानी को लेकर तकरार बढ़ रही है। चंडीगढ़ से दिल्ली तक चल रही बैठकों का सिलसिला क्या संकेत देता है? पंजाब और हरियाणा के बीच पानी का विवाद एक बार फिर से गर्मा चुका है। दोनों राज्य इस मुद्दे को लेकर आमने सामने। दरअसल ये विवाद सालों पुराना है जो अब एक बार फिर सुर्खियों में। पानी के बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों के बीच राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी टकराव बढ़ता जा रहा है, जिससे अब तक बैठकें कई हो चुकी हैं। इस गंभीर मुद्दे की जड़ क्या है, क्या बेमेल लड़ाई किस दिशा में जाएगी, आपको डिटेल अब से कुछ देर के बाद देंगे। बात पांचवी अहम खबर की बात करेंगे। बात हर हर महादेव की करेंगे। बाबा केदारनाथ के दरवाजे आज फिर से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए, लेकिन इस बार का उद्घाटन कुछ खास रहा। हर हर महादेव के जयकारों के साथ वैदिक मंत्रों के बीच हुआ ये आयोजन आस्था के प्रतीक से कहीं ज्यादा था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने, लेकिन इसका असर सिर्फ इस धरती तक ही सीमित नहीं है। जानते हैं इस खास दिन के मौके पर एक और बेहद खास दिलचस्प आयोजन हुआ। क्या है वो? क्या आपने देखा बाबा के दरबार से पुष्प वर्षा का अनोखा दृश्य? ये सब आपको आज दिखाएंगे आज की अहम खबरों में, और जाते जाते बताएंगे बात पते की। लेकिन शुरुआत जब हम करेंगे तो शुरुआत जाहिर तौर पर एक अहम खबर के साथ करेंगे। खबर दरअसल आकाश तो जाहिर तौर पर खबर का जब हम जिक्र करेंगे तो शुरुआत करेंगे जब आकाश गरजता है और जमीन चुपचाप उसकी शक्ति समेटती है, तब दुनिया समझ जाती है कि भारत सिर्फ देखता नहीं, जवाब भी देता है। यूपी के शाहजहांपुर में एक्सप्रेसवे की 3.5 किलोमीटर की लंबाई हवाई पट्टी अब केवल एक सड़क नहीं बल्कि दुश्मनों के दिल की धड़कनें तेज करने वाला रण क्षेत्र बन गई। मिराज की गूंज, सुखोई की गति, राफेल की दहाड़ और जगुआर की लय, सब कुछ जैसे कह रहे हों हम तैयार हैं। और वो भी दिन में नहीं, रात में नहीं, क्योंकि ये भारत का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जो अंधेरे में भी आंखों से तेज देखता है। सीमा पर तनाव है लेकिन डर नहीं, क्योंकि जब आसमान से राफेल गरजता है और नीचे से राष्ट्र का संकल्प उठता है, तब दुश्मन सिर्फ कपकपाता नहीं है, अपनी गलतियों पर पछताता है। शाहजहांपुर से जो संदेश निकला है वो महज अभ्यास नहीं है, एक चेतावनी है।
अब बातों का दौर गया, अब हर जवाब कार्रवाई से मिलेगा। तो शाहजहांपुर से अरब सागर तक भारत एक सुर में बोल रहा है, हम शांति चाहते हैं लेकिन कायरता नहीं, हम संवाद चाहते हैं लेकिन आत्मसमर्पण नहीं, और जो भी आंख उठाएगा उसे आकाश की गरज और धरती की शक्ति दोनों का स्वाद चखाया जाएगा। क्योंकि अब भारत सिर्फ कहानी नहीं बनाता, इतिहास भी लिखता है, अपने रनवे पर, अपनी रफ्तार से, अपने अंदाज से, और ये आपको देखने को भी मिला है। समझिए जरा गंगा एक्सप्रेसवे का क्या मतलब है। गंगा एक्सप्रेसवे पर शक्ति का प्रदर्शन देखने को मिला, राफेल की यहां उड़ान देखने को मिली, जगुआर देखने को मिला और मिराज। ये शक्ति प्रदर्शन दरअसल देखने को मिला आज इस पूरे यहां एक्सप्रेसवे पर। एक्सप्रेसवे बना, रनवे मकसद क्या है? दरअसल गंगा एक्सप्रेसवे वैकल्पिक रनवे के तौर पर क्षमता मापना है, युद्ध और इमरजेंसी के हालात में पूरी तैयारी इसमें करना है, ट्रेनिंग रिहर्सल के लिए विकल्प तलाशना है। इसके अलावा सिविल डिफेंस के साझा इस्तेमाल की तैयारी करना है। गंगा एक्सप्रेसवे की तैयारी का जायजा लिया गया। 2 चरण हुए हैं आज। पहला चरण सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक हुआ और दूसरा चरण शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक हुआ है। तो ये 2 एक महत्वपूर्ण चरण आज की तारीख में हुए हैं। तो ये आपको हम बता रहे हैं और ये दिखाया है कि किस तरह से स्थितियां ऐसे बनी हैं। तो आपको ये बताते चले, गंगा एक्सप्रेसवे का जब जिक्र करते हैं तो यहां 2 चरणों में हुआ है। पहला सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक हुआ है, दूसरा शाम 7 बजे से 10 बजे तक हुआ है। पहलगाम की वादियों में बहती ठंडी हवाएं भी आज सिहर उठी, क्योंकि जहां कभी टूरिस्ट कैमरे लेकर घूमते थे, वहां जब गोलियों की आवाज गूंज रही थी, 26 मासूमों का लहू उस मिनी स्विट्जरलैंड की घास में समा गया, जिसे हमने शांति और सुकून का प्रतीक माना। और इस कायरता की जिम्मेदारी ली उस संगठन ने जो पाकिस्तान के उसी आतंक के कारखाने को ऑपरेट करता है। इसका दरवाजा हर बार हमले के बाद भी बंद नहीं होता, लेकिन इस बार जवाब सिर्फ बयान नहीं होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि हर एक आतंकी को चुन चुनकर जवाब मिलेगा, और ये कोई जुमला नहीं, ये संकल्प है। भारत अब वो देश नहीं जो सिर्फ शोक मनाता है, अब ये देश उन साजिशों का हिसाब मांगता है जो हमारी जमीन को लहूलुहान करती है। शाह की चेतावनी सिर्फ आतंकियों के लिए नहीं, उनके संरक्षकों के लिए भी है, जो सीमा पार बैठकर शह देते हैं और फिर शर्म से मुंह फेर लेते हैं। देखिए, संयोग नहीं, ये संकेत है। जहां एक ओर गंगा एक्सप्रेसवे पर हमारे फाइटर जेट्स रात में भी गरज रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दिल्ली में शाह बोडफोडा की प्रतिमा का उद्घाटन कर ये जता रहे हैं कि भारत हर संस्कृति, हर जनजाति और हर नागरिक की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं, उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का नीति है। हम मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़े हैं। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे उत्तर पूर्व हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र हो, चाहे कश्मीर पर पड़ी आतंकवाद की छाया हो, हर चीज का मजबूती के साथ हमने जवाब दिया है। और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। तिरुवनंतपुरम से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सियासी हलकों में हलचल मचा दी।
विजयनम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के उद्घाटन मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और कांग्रेस के नेता शशि थरूर की मौजूदगी ने सबका ध्यान खींचा। इस मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी इंडिया गठबंधन पर तीखा तंज कसा और कहा, यहां शशि थरूर बैठे हैं, कई लोगों की नींद हराम होगी। उनके इस बयान को सियासी इशारों में विपक्ष की अंदरूनी बेचैनी की ओर इशारा माना जा रहा है। वहीं जिस शशि थरूर को पीएम ने खास तौर पर मंच पर संबोधित किया, उन्होंने खुद एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और इस पूरी घटना ने राजनीतिक समीकरणों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया। उद्घाटन का मौका तो था विजिनियम पोर्ट का, जो भारत के समुद्री व्यापार के नक्शे को बदलने जा रहा है, लेकिन चर्चा का केंद्र बन गए राजनीति के वो संकेत जो इस मंच से उठे और देश भर में सियासी पारा चढ़ गया। हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडी अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। पोर्ट इकोनॉमी की पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल तब होता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों को बढ़ावा मिले। पिछले 10 वर्षों में यही भारत सरकार की पोर्ट और वाटरवेज पॉलिसी का ब्लूप्रिंट रहा है। हमने इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज और राज्य के होलिस्टिक विकास के लिए तेजी से काम आगे बढ़ाया है। जब देश में पारा चढ़ता है तो केवल मौसम नहीं, सियासत भी उबलने लगती है। और इस बार मुद्दा ऐसा है जो जीवन की सबसे मूलभूत जरूरत से जुड़ा है, पानी। जी हां, पंजाब और हरियाणा की जमीन एक बार फिर भीग रही है, मगर बारिश से नहीं बल्कि पानी के बंटवारे की लड़ाई से। चंडीगढ़ से दिल्ली तक मीटिंग दर मीटिंग हो रही है, लेकिन समाधान अब भी अंडर प्रोसेस है। एक तरफ भाखड़ा डैम है, जिसे आजादी के बाद भारत के विकास का प्रतीक माना गया, न्यू टेंपल ऑफ इंडिया कहा गया, और दूसरी ओर 2 पड़ोसी राज्य जो अब उस डैम को सियासी हथियार बना चुके हैं। हरियाणा कहता है पानी दो नहीं तो पाकिस्तान चला जाएगा, तो पंजाब कहता है अपना हिस्सा मार्च में ले चुके हो, अब कोई एक्स्ट्रा ड्रॉप नहीं मिलेगा। अब बताइए, पानी को भी अब तारीखों में तौला जाएगा। सीएम भगवंत मान नागल पहुंचते हैं, वहां वो खुद चेक करने कहते हैं कि कहीं अतिरिक्त पानी तो नहीं निकल रहा है। मानो पानी नहीं हुआ, कोई गुप्त मिसाइल छोड़ी जा रही है। मंत्री ताला लगवा देते हैं, पुलिस फोर्स तैनात हो जाती है, हरियाणा सूखे खेतों की तरफ देखता रह जाता है। केंद्र सरकार के बीच पड़ती बीबीएमबी आदेश जारी करता है, हरियाणा को 8500 क्यूसेक पानी दो, मगर पंजाब की जमीन पर वो आदेश भी नो एंट्री पाकर लौट जाता है। सीएम मान कहते हैं बीजेपी दबाव बना रही है, हरियाणा कहता है ये घटिया राजनीति है। इन सब के बीच में डैम के पानी की हर बूंद सियासी वाद विवाद में सूखती जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या ये लड़ाई वास्तव में पानी की है या फिर उस सियासी सिंचाई की जिसमें हर बयान वोटों की फसल उगाने के लिए दिया जाता है। अब आम आदमी बूंद बूंद को तरस रहा हो, किसान की नजर आसमान से ज्यादा भाखड़ा डैम पर हो, तब ताले और तकरार किसके हक में है? एक तरफ इंच इंच भूमि से आतंक मिटाने की बात होती है, दूसरी ओर हर इंच पानी के लिए तकरार हो रही है। देश को जोड़ने की कसम खाने वाले नेता जब पानी जैसी बुनियादी चीज को लेकर तलवारें निकाल लें, तो सवाल पूछना जरूरी हो जाता है, क्या हम वाकई विकासशील हैं या सिर्फ विवादशील बनकर रह रहे हैं? आज हरियाणा पंजाब का ये जल विवाद महज पानी का मुद्दा नहीं है, यह हमारे संघीय ढांचे, हमारे विश्वास, राजनीतिक परिपक्वता की सबसे बड़ी परीक्षा है। अफसोस की बात यह है कि इस परीक्षा में पास होने की जगह हम एक दूसरे की उत्तर पुस्तिकाएं ही फाड़ रहे हैं। का जो पानी है वो इस्तेमाल कर लिया। ये 21 मई टू 21 मई होता है, जैसे फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च टू 31 मार्च होता है, ये 21 मई टू 21 मई होता है। उन्होंने मार्च में अपना जो निर्धारित कोटा था वो इस्तेमाल कर लिया।
अब वो फालतू पानी मांग रहे हैं, पंजाब के पास है नहीं। हमने अपना कैनाल सिस्टम ठीक कर लिया, हमारा भी धान का सीजन आ गया, हमारी भी पानी की डिमांड आ गई, हमारा ग्राउंड लेवल 600 फुट पे चला गया, हमने वो भी बचाना है, तो इसीलिए हमने कैनाल सिस्टम ठीक कर लिया। अब पंजाब अपना पानी खुद इस्तेमाल करने लगा। वो कह रहे पहले तो हमें मिल जाता था, पहले वो महलों वाले थे, पहले वो बड़े बड़े खेतों वाले थे, जिनके खेतों में जाके नहरें खत्म हो जाती हैं, वो उनको पानी की कीमत का पता ही नहीं था। हम आम घरों से आए हैं, आम खेतों से निकल के आए, हमें पानी की एक एक बूंद की कीमत पता है। पर आगे की स्थिति कैसे देखते हैं? जैसे क्या स्थिति बीबीएमबी से पंजाब को मैनेज करके कैसे डिक्टेट कर सकती है पंजाब को, पंजाब के पानी को? ये कौन सा रूल है? 60% उसमें बीबीएमबी में पंजाब है, और पंजाब फाइनल करता है फैसला। पहले वो अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा, पंजाब फिर उसके बाद फैसला देता है। इन्होंने क्या किया, पंजाब को निकाल दिया, अपनी इच्छा पे पानी ले लो। ऐसे कैसे पानी ले लेंगे हमसे? कार्रवाई का समय बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज जो समय चल रहा है, आज देश युद्ध की तैयारियां कर रहा है, और युद्ध के समय में सारों को अपनी एकता दिखानी चाहिए, और पंजाब तो बॉर्डरिंग स्टेट है। ऐसे मुद्दे युद्ध के समय पर नहीं दिखाए जाते, एकता दिखाई जाती है। अच्छा होगा कि मान साहब अगर अपना निर्णय वापस ले लें। बढ़ते हैं एक और अहम खबर की ओर, जहां हिमालय की चोटियां आकाश से बातें करती हैं, वहीं केदारनाथ की घाटी में आज एक बार फिर आस्था की गूंज सुनाई दी। सुबह की पहली किरण के साथ जब केदारनाथ के कपाट खुले तो जैसे सारा ब्रह्मांड साक्षी बन गया एक दिव्य दृश्य का, जहां ना आरती रुकी ना श्रद्धा झुकी। 108 क्विंटल फूलों से सजे बाबा केदार के धाम को देखकर ऐसा लगा जैसे साक्षात कैलाश धरती पर उतर आया हो। नेपाल, थाईलैंड और श्रीलंका से आए फूलों की महक, मंत्रों की गूंज और भक्तों की आंखों से बहती भक्ति सब मिलकर उस पल को अमर बना रहे थे। कपाट खुलते ही सबसे पहले पहुंचे वीर शैव लिंगायत समुदाय के रावल भीम शंकर, और फिर शुरू हुई वो प्रक्रिया जो केवल परंपरा नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभूति है। बाबा का भीष्म श्रृंगार हटाया गया, वो श्रृंगार जो 6 महीने तक बाबा पर चढ़ा रहता है, जिसमें मौसमी फल, सूखे मेवे और 1 से 12 मुखी रुद्राक्ष की मालाएं, सफेद कपड़ा और जमा हुआ शुद्ध घी शामिल होता है। इसे हटाने में भले ही आधा घंटा लगता है, लेकिन उसमें छिपी भावनाओं की परतें युगों तक स्मृति में रह जाती है। इसके बाद हुआ शिवलिंग का गंगा स्नान, गाय के गौमूत्र, दूध, शहद और पंचामृत से, और फिर बाबा को सजाया गया भस्म, फूलों और चंदन के तिलक से, मानो स्वयं शिव का साकार होकर भक्तों के दर्शन दे रहे हैं। पहले ही दिन 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। ये संख्या अगले 6 महीनों में 25 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है। टोकन सिस्टम लागू है ताकि श्रद्धा की भीड़ व्यवस्था में बाधा ना बने, हर भक्त को सहज रूप से दर्शन का सौभाग्य मिले। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के साथ 4 धाम यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट पहले ही खुले जा चुके हैं। 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल गए या खुलने वाले हैं, यानी कि देवभूमि अब पूरी तरह से तैयार है आत्मा के पावन स्नान के लिए। अब एक और अहम खबर, कुछ ही घंटों की बारिश में 200 से ज्यादा स्थानों पर जलभराव की स्थिति दिल्ली में उत्पन्न हो गई। सड़कों पर भरे पानी ने यातायात व्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया। ट्रैफिक घंटों तक जाम रहा और कई स्थानों पर सड़कें तक धंस गई। दिल्ली में शुक्रवार की सुबह हुई कुछ घंटों की बारिश ने मानसून के दौरान राजधानी जलभराव रोकने की प्रशासनिक तैयारियों की पोल खोल दी। तस्वीरें अब आपको हम दिखाते हैं और उन तस्वीरों को देखने के बाद समझिए कि किस तरह से वो तस्वीरें नजर आई हैं। ये पहली तस्वीर है जहां पर बिजली की कड़कड़ाहट के साथ इस बारिश की शुरुआत हुई। तड़के सुबह बिजली की तड़तड़ाहट के साथ बेहद बारिश का माहौल देखने को मिला। बिजली की तड़तड़ाहट के बाद तेज हवाओं का रुख भी देखने को मिला और इतनी तेज हवाएं थी कि
बहुत कुछ इसमें बहता हुआ नजर आया, कहीं पेड़ गिर गए, कहीं गाड़ियों भी धंस गई और बेहद तेज हवाओं के साथ बारिश बेतहाशा देखने को मिली, जिससे काफी नुकसान भी हुआ है। तेज हवाएं, आंधी तूफान के साथ सुबह तड़के देखने को मिली थी। इसके अलावा एक और तस्वीर आपको दिल्ली की दिखाते हैं। तेज हवाओं के बाद जो सुबह का मंजर दिल्ली के भीतर देखने को मिला, तो पेड़ टूटे हुए नजर आए, अलग अलग जगहों पर अस्त व्यवस्था नजर आई। हालांकि पेड़ अलग अलग जगहों पर इतनी रात में या फिर सुबह तड़के इतनी तेज हवाएं चल रही थी, आंधी तूफान था कि पेड़ तक टूट गए, जड़ों से टूट गए उनकी। इसके अलावा एक और आपको तस्वीर दिखाते हुए चलते हैं। पेड़ के नीचे गाड़ी तक आ गई थी, कार आ गई। देखिए आप, पेड़ जब गिरे, उसके अलावा जड़ से एक पेड़ गिरा जहां पर गाड़ी ऑलरेडी वहां पर पार्क थी, लेकिन सुबह जब इसके ऑनर उठे होंगे तो उन्होंने ये देखा कि गाड़ी के ऊपर पूरा का पूरा एक पेड़ गिर गया। हालांकि ये तस्वीरें अपने आप में दर्शा रही हैं कि कितनी भयावह, कितनी भयानक तेज आंधी रात में आई थी, सुबह तड़के आई थी। इसके अलावा एक और तस्वीर आपको दिखाते चले। जब पानी बरसा तो दिल्ली की सड़कें कुछ ऐसी नजर आई, अंडरपास पानी हो गया। दिल्ली का अंडरपास का अगर जिक्र करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी इतना बेतहाशा बढ़ गया कि लोगों को आने जाने में बेहद ज्यादा मुश्किलात पैदा हुई। एक और तस्वीर अब आपको हम दिखाते चलते हैं। और दरअसल तो पानी जब बरसा तो बसें भी फंस गईं, और जब बसें फंसी तो लोग परेशान हाल नजर आए। फंसी बस, लोग परेशान हाल नजर आए, क्योंकि जाहिर तौर पर लोगों को ऑफिस जाना था, अपने अपने कार्य की जगह जाना था, लेकिन पानी इतना ज़्यादा बरसा जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक और तस्वीर आपको दिखाते चले। दिल्ली के आईटीओ का जिक्र करें तो आईटीओ में दिल्ली में जाम की स्थिति भी पनप गई। पानी इतनी ज़्यादा बरसा था कि जिसके बाद जाहिर तौर पर ऑफिस जाने वाले लोग जब निकले तो जाम जैसी स्थिति भी पनपी। एक और तस्वीर आपको दिल्ली की ही दिखाते हैं। अब आईटीओ में पानी पूरी तरीके से भरा हुआ नजर आया। आप तस्वीर देख सकते हैं कि कैसे आईटीओ में पानी भरा हुआ था। अलग अलग जगहों की हम जब तस्वीरें देख रहे थे तो दिल्ली में कुछ ऐसी भी तस्वीरें देखने को मिली। एक और तस्वीर देखते हैं। दिल्ली में जंतर मंतर पे भी पानी भर गया, क्योंकि जंतर मंतर वो पॉश एरिया है जहां पर वीवीआईपी एरिया माना जाता है, लेकिन वहां पर भी ड्रेनेज सिस्टम बेहतर नहीं था। इस वजह से सड़कों पर पानी लबालब भरता हुआ नजर आया। इसके अलावा एक और तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। जब जाहिर है पानी भरा तो दिल्ली पूरी तरीके से थमी हुई नजर आई। जाम इतना ज़्यादा हो गया कि दिल्ली पूरी तरीके से थम गई। इसके अलावा एक और अहम खबर आपको बताते हैं। प्यार और शांति की नगरी है नैनीताल। वहां एक रात ऐसा तूफान आया जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। एक मासूम बच्ची के साथ हुई दुष्कर्म की घटना ने न केवल उसे बल्कि पूरे शहर को एक गहरे अंधेरे में धकेल दिया। बुधवार की रात 8 बजे जब 12 साल की लड़की को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया, तब शहर की गलियों में कुछ ऐसा घटित हो रहा था जो किसी के लिए भी चौंकाने वाला था। जैसे ही ये खबर फैली, विरोध का रूप लेने लगी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये घटना सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि एक आग का पैगाम बन जाएगी। मुस्लिम समुदाय की दुकानों को निशाना बनाया गया, दुकानों में तोड़फोड़ हुई, एक मस्जिद पर पत्थर बरसाए गए, शोरगुल और गुस्से की आवाजें सड़कों पर गूंजने लगी। लेकिन क्या ये गुस्सा सिर्फ एक अपराध का प्रतिशोध था या इसके पीछे कुछ और था? दरअसल रात बढ़ने के साथ जैसे ही गुस्साई भीड़ कोतवाली के बाहर जमा हुई, स्थिति और भी खतरनाक हो गई। कुछ ही देर में ये लोग सड़कों पर वाहनों को तोड़ने लगे, मकानों पर पत्थर फेंके जाने लगे। इस हिंसा के जाल में शहर के कई हिस्से फंसने लगे। हर किसी के मन में एक सवाल था, क्या सिर्फ एक अपराध ने ये आग लगाई है, एक अपराध ने, या फिर कुछ और छिपा है जो सामने आना बाकी। 1 मई की सुबह हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। वो सीधे कमिश्नर कार्यालय तक जुलूस में गए। गुस्से से भरे लोग अपने हाथों में कड़े संदेश के साथ थे। आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले। लेकिन क्या ये मांग सिर्फ अपराध का न्याय था या फिर कुछ और सुलग रहा था जो सामने आने से डर था? सवाल उठते हैं कि क्या ये घटना सिर्फ एक सटीक अपराध था या क्या इसके पीछे कुछ और शक्तियां काम कर रही थी?
चलिए अब जाते जाते आपको आज की बात पते की बताते चलते हैं। दरअसल बात पते की है कि कुछ फैसले दर्द देते हैं लेकिन वही आगे चलकर सबसे मजबूत बना देते हैं। हर बार आसान रास्ता चुनना समझदारी नहीं होता। कभी कभी कांटों भरे रास्ते पर चलना ही इंसान को फौलाद बना देता है, क्योंकि जो आराम में जिए वो नाम नहीं छोड़ता और जो तकलीफ में तपे वही इतिहास रचता है। कुल मिलाकर सार यही है, कभी कभी जो सबसे मुश्किल लगता है वही तुम्हें सबसे खास बनाता है। फिलहाल इस खास पेशकश में मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। खबरों का सिलसिला यहां जारी है।